कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन ने पाया कि जब एक्सरे को हम फिर फ्री इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट करते हैं, जो स्कैटर्ड रेडिएशन होती है उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है इंसिडेंट रेडिएशन से। और ये कॉम्पटन ने एक्सरे को फोटोन्स की तरह ट्रीट करके इसको प्रूव किया था। उसने पाया कि जो वेवलेंथ होती है स्कैटर्ड एक्सरे की वो इंक्रीज हो जाती है डेल्टा लेम्डा अमाउंट से। उस डेल्टा लेम्डा को उसने वेवलेंथ शिफ्ट बोला। वेवलेंथ शिफ्ट इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करती है, वो सिर्फ उसके स्कैटर्ड एंगल पर निर्भर करती है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम में, एक इंसिडेंट फोटोन है जिसका मोमेंटम p है और एनर्जी e है। वो एक इलेक्ट्रॉन पे आ रहा है जो रेस्ट पे है, और जब कॉलिजन के बाद में रिकॉइल इलेक्ट्रॉन ई एनर्जी और पी मोमेंटम के साथ रिकॉइल कर जाता है, और जो स्कैटर्ड फोटोन है एक्सरे है वो थीटा एंगल बना करके पी डैश मोमेंटम और ई डैश एनर्जी से स्कैटर्ड हो जाती है। Compton succeeded in the explaining by treating the incident radiation and stream of particles photons colliding elastically with individual electrons। कॉम्पटन ने ये एक्सपेरिमेंट एक्सरे को फोटोन्स की तरह ट्रीट करके प्रूव किया था, जो कि इंडिविजुअली इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे कंजर्वेशन लॉज लगाएंगे। अब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो कॉलिजन से पहले मोमेंटम था p और कॉलिजन के बाद मोमेंटम था इलेक्ट्रॉन का pe और एक्सरे फोटोन का था p डैश। तो अब हम यहाँ पे p की वैल्यू निकालेंगे, p इक्वल टू p माइनस पी डैश होगा और उसका स्क्वायर करेंगे, और वहाँ पे हमें p डॉट p डैश मिलेगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे p डैश कॉस थीटा, जो कि उनके बीच का एंगल है थीटा। यहाँ पे जो हम फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे कि जो p की डायरेक्शन और p डैश की डायरेक्शन में एंगल थीटा है, और यहाँ पर p की वैल्यू हम एच न्यू अपॉन सी रखेंगे तो हमें ये इनबॉक्स इक्वेशन मिलेगी। इलेक्ट्रॉन की कॉलिजन से पहले एक एनर्जी MEc² है, जो कि उसकी रेस्ट मास एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन की कॉलिजन के बाद एनर्जी हम उसके एनर्जी मोमेंटम रिलेशन से लिखेंगे, और फिर जब हम उस पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ लगाएंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। तो E प्लस ई नॉट इक्वल टू ई डैश प्लस ई। हम यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ रखेंगे एच न्यू, और ई नॉट की वैल्यू MEc², ई डैश की वैल्यू एच न्यू डैश, और ई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो हमने यहाँ पे ऊपर देखी थी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में हमें ये मिलेगा। हम इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे और h से डिवाइड करने पर हमें ये इक्वेशन मिलेगी, और फिर इस इक्वेशन का स्क्वायर करने पे हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पर सेम टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और फिर ये इक्वेशन लेफ्ट बचेगी हमारे पास, 2MEc² अपॉन h न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू 2 न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। 1 माइनस कॉस थीटा को हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पुट कर देंगे, और जब 2 न्यू डैश को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, और इसको आगे सॉल्व करने पर 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू इक्वल टू h अपॉन MEc² ब्रैकेट में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हमारे पास इक्वेशन मिलेगी। और जब हम इनको लैम्डा में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, जो कि हमारे पास वेवलेंथ शिफ्ट है, उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी h अपॉन MEc 1 माइनस कॉस थीटा। और अब हम इसको साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लैम्डा सी की वैल्यू ये है, जिसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करके रख लेंगे 2.4 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ये कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाती है। हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं यहाँ पे केवल वेवलेंथ शिफ्ट जो है केवल एक थीटा एंगल पे डिपेंड कर रही है, बाकी सभी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो कॉम्पटन ने यही हमें दिखाया था कि जो वेवलेंथ शिफ्ट होता है एक्सरे में वो ओनली ऑन उस एंगल पे डिपेंड करता है, स्कैटर्ड रेडिएशन और इंसिडेंट रेडिएशन के एंगल के बीच में ही डिपेंड करता है।